नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली मई 2026 का करंट अफेयर्स लेके आ चुका हूँ। और आप सबको पता है कि 72वीं बीपीएससी आपके सामने है। बीपीएससी एईटीओ का पेपर जो रद्द हो चुकी है, तो फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी आपके सामने है। और साथ में बीएसएससी सीजल 4, बाकी बीएसएससी के द्वारा जो तमाम एग्ज़ाम लिए जाते हैं, दरोगा का मेंस होने वाला है। तो ये सीरीज आप सभी के लिए सर्वोत्तम है और इसके बाहर परीक्षा में क्वेश्चन जाता ही नहीं है। ये सीरीज करवा रहा हूँ, पूरे साल भर का कर लीजिएगा। परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बाहर इस सीरीज के बाद नहीं जाता है और नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, आपको इसका वीडियो और उसका बुकलेट भी प्रोवाइड किया जाता है। टेलीग्राम का लिंक मैं ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि करंट अफेयर्स का जो सीरीज ये कर रहे हैं वो कब तक का करना है और आपको कौन कौन से टॉपिक जो है पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से टॉपिक आपको कंप्लीट करना, जो कि वो जानना जरूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो हम लोग करंट अफेयर्स का सीरीज कर रहे हैं, है ना, पूरे तरीके से समर्पित है आप सभी कैंडिडेट के लिए। और मैं पुनः कर रहा हूँ, टेलीग्राम जाके आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, क्योंकि ये मई मंथ का करंट अफेयर्स है। और इससे पहले वाला जो करंट अफेयर्स है, ऑलरेडी मैं इसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप जाके सारे मंथ्स का करंट अफेयर्स को ईजिली, है ना, एक्सेस कर पाएंगे, देख पाएंगे। चलिए, तो पहला टॉपिक जो रहने वाला है मई मंथ वाला में, बिहार स्पेशल के सारे करंट अफेयर्स को हम लोग पूरा करने वाले हैं। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक हम लोग का रहने वाला है, राष्ट्रीय घटनाक्रम का जितने भी क्वेश्चंस होगा उसे करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो आर्थिकी वाला सेक्शन से, अभी पिछले बार जो है आप सबको पता है कि 71st बीपीएससी का जो पेपर हुआ था, इस वाला सेक्शन से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए अच्छे से तैयार करता। उसके बाद यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सारे क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन रहता है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में रहता है। ये जो आप देख पा रहे हैं इन्वायरमेंट एंड जो है इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में रहता है। रिपोर्ट एवं सूचकांक से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में रहता है। योजना एवं कार्यक्रम से 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। चर्चित व्यक्ति जिसे हम लोग पूरा करेंगे, यहाँ से भी जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में रहता है। कभी कभी तो 4-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट 1 से 2 क्वेश्चन, निधन से 1 से 2 क्वेश्चन, पुरस्कार एवं सम्मान से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन। युद्ध अभ्यास से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। महत्वपूर्ण दिवस से 1 से 2 और खेल परिदृश्य से जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और कुछ विविध वाला सेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। हम लोग सभी को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 1 to 1। और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। यकीन मानिए, यूट्यूब पे आपको जो क्लास मिलेगा और अभी आपको दिया जा रहा है, अगर ये भी पूरा कर लेते हैं तो 71st बीपीएससी का प्री आप लोगों का नहीं रुकेगा। कुछ लोग बोल रहे थे सर साइंस का 1 शॉट दीजिए वीडियो, भाई मैं दे रहा हूँ, आप देख नहीं रहे हो। मैं आपको इवन पीवाईक्यूज करवाता हूँ, बीपीएससी का पीवाईक्यूज जाके देखिएगा, उसमें भी शॉर्ट नोट्स का डिस्कस कर देता हूँ, वो भी पूरा करके चले जाते हो ना, प्री नहीं रुकेगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और सबसे पहले हम लोग जो है बिहार स्पेशल का जो सेक्शन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि पहला जो सेक्शन हम लोगों का बिहार स्पेशल का है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, भागलपुर में रेल बाईपास को मंजूरी मिल गया, है ना। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि देखेंगे तो, और बीपीएससी में खास तौर पे अब डेट भी पूछ लेता है। तो 24 मार्च 2026 को भारत सरकार ने भागलपुर जंक्शन पर ट्रेनों के भारी दबाव और इंजन बदलने की समस्या को हल करने के लिए आप देखेंगे तो कितने, तो 13.38 किलोमीटर लंबे रेल बाईपास की मंजूरी दिया है। और ये जगह पूछेगा कि कहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे आपको जगह दिखेगा, सबोर गोनूधाम, ये भागलपुर में ही है। बहुत इंपॉर्टेंट ये जगह है, स्थल है, चूंकि यह एक धार्मिक स्थल भी है, इसलिए महत्वपूर्ण है, माइंड में रखिएगा ना, यही है, आपको दिखेगा।
अब इसकी लागत अगर पूछेगा, बीपीएससी है और ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई कितने लागत लगा है, तो यहाँ पे आप देखोगे 303.20 है ना, यहाँ पे करोड़ रुपए की लागत लगा है। इसकी टोटल लंबाई, हाँ तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, टोटल जो लागत इसमें लगा है 303.20, आप यहाँ पे देखिएगा इतना करोड़ रुपए की लागत, टोटल लंबाई इसका है, ये ध्यान रखिएगा। मैं अलग से डेटा इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आपको याद रहे। तो लंबाई 13.38 किलोमीटर है, लगभग 13.5 बोल सकते हो ऐसे माइंड में रखने के लिए। उद्देश्य क्या है कि जाहिर सी बात है भागलपुर जंक्शन पर ट्रेनों की भीड़ को कम करना और इंजन रिवर्सल की समस्या को खत्म करना। अगला करंट अफेयर से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका थीम तो रट लीजिए, दोबारा कह रहा हूँ इसका थीम आपको रट जाना है, क्योंकि बिहार का 114 नंबर का स्थापना दिवस समारोह हुआ है ना 22 मार्च को, और इसके बारे में तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 22 मार्च 2026 को बिहार ने अपना कितने नंबर का, 114 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है ना। और आप सबको पता है कि 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग कर जो है स्वतंत्र राज्य का दर्जा भाई बिहार को प्राप्त हुआ था, बंगाल से अलग हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपके पेपर में, ठीक है, कि 114 नंबर का 114वां बिहार का स्थापना दिवस जो मनाया गया, तो इसका थीम क्या था। तो भैया ध्यान रखना, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार इस बार का थीम था, ठीक है, 2026 का थीम था, है ना। इंग्लिश में अगर बात कर ले तो प्रोग्रेसिव बिहार और ब्राइट जो है बिहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, क्वेश्चन है बिहार में राज्यसभा का चुनाव आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 10 साल के बाद हुआ है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बिहार में राज्यसभा का चुनाव, अब देखो मेरे भाई 16 मार्च 2026 को घोषित परिणामों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जैसे हम लोग एनडीए कहते हैं, ने राज्यसभा की सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज किया। अब यहाँ से प्रश्न पता है, अब जो बीपीएससी पूछता है कैसे भाई, डेटा देके प्रश्न पूछता है ना। तो बिहार के मुख्यमंत्री अभी हालांकि सम्राट चौधरी हो गए हैं, लेकिन ये जो चुनाव हुआ था उस समय सीएम नीतीश कुमार थे। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नितिन गडकरी, है ना, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और यहाँ पे शिवेश कुमार, ये जो है आप देख सकते हो अलग अलग पार्टी के नेता है। तो इन्होंने जीता कि ये 5 लोगों को दबदबा रहा है। और देखो मैं तस्वीर यहाँ पे इसलिए लगा दिया हूँ ताकि आप देखो तो माइंड में चीज़ें सेट हो जाए, है ना। हालांकि ये तस्वीर एआई जनरेटेड है, मैं आपको बता दिया हूँ पहले भी, तो माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। अब देखिए मतदान का समीकरण को थोड़ा सा समझिए, है ना, और चूंकि आप मेंस भी देंगे आगे। देखिए मतदान के समीकरण की बात करें तो जीत के लिए न्यूनतम 41 वोटों की आवश्यकता थी, श्री नीतीश कुमार और नितिन नवीन को कितना, तो 44 वोट मिले। अब देखो ऐतिहासिक संदर्भ इसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो कह रहा है कि राज्य में 1 दशक के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ और पिछला मतदान 2014 के उपचुनाव में हुआ था, ठीक है ना। अवधि की बात कर ले तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 2/3 सदस्य जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी 2/3 नहीं होगा, 1/3 होना चाहिए, 1/3 लिखा हूँ। 1/3 सदस्य जो हर 2 साल पे, है ना, 1/3 सदस्य हर 2 साल पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं यहाँ पे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो भाई अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, जो कि बिहार के नए राज्यपाल बने हैं। कौन बने हैं तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, इस लाइन को। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे तो 43 नंबर का 43 नंबर का सैयद, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं भाई, किसी न किसी परीक्षा में ये पूछेगा क्वेश्चन। तो बिहार के जो है 43वें नंबर के जो राज्यपाल है सैयद अता हसनैन है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तस्वीर में, है ना, क्योंकि ये रिटायर्ड कौन है भाई, तो ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में थोड़ा सा रखिएगा, पूछे जा सकते हैं इसके बारे में, इसकी पृष्ठभूमि। तो ये 14 मार्च 2026 को लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हुसैन ने बिहार के कितने नंबर का, ये भी पूछे जा सकते हैं कितने नंबर का है, तो ये 43वें नंबर के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे सर आप करंट अफेयर्स का एमसीक्यू भी करवा दीजिए, बिल्कुल ये भी आपको अब मंथली वाइज में करवा दूंगा, मतलब कि कब से कब तक करवा दूंगा, तो जनवरी 2025 से लेके, और आपके एग्जाम जुलाई में है तो पेपर तो जाहिर सी बात है जून में ही सेट हो जाता है, जून तक पेपर सेट हो जाता है, तो जून 2026 तक करवा दूंगा, ठीक है। बशर्ते आप लोग क्या करिए ना, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिए, कम से कम जितने लोग वीडियो को देखते हैं उतने लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आपको क्या चाहिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। शपथ ग्रहण की बात कर ले तो पटना के जो है लोक भवन में आयोजित एक आधिकारिक समारोह में जो है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अभी आप सबको पता है ये भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, चूंकि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं संगम कुमार साहू हैं, उन्होंने क्या किया, तो जाहिर सी बात है शपथ दिलाया, ठीक है। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भाई आप सबको पता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 55 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन शपथ कौन दिलाए, तो ये पटना के जो है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आप सबको पता है संगम कुमार साहू के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो माइंड में रखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार मुक्त दवा वितरण में जो है देश में अग्रणी है ना, कह रहा है कि बिहार राज्य जो है ना दवा को फ्री में दवा देने में पहले नंबर पे है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं एक बार। कह रहा है कि 18 मार्च 2026 को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार बिहार लगातार 18 महीनों मतलब कि सितंबर 2024 से मुक्त दवा वितरण में जो है देश में पहला स्थान हासिल किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो और ऐसे क्वेश्चन खासतौर पे पेपर में भर भर के छापते हैं एग्जामिनर, तो वही क्वेश्चन लेता हूं जो आपके एग्जाम में छपने वाला होता है। मैं पुनः कर रहा हूं, जब हम आपको एमसीक्यू सीरीज करवाएंगे बिहार स्पेशल का, तो और जो है बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। अभी तो एक ही में हम लोग सारे सेक्शन को कर रहे हैं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही करवा रहे हैं जो आपके पेपर में आना है। ठीक है, चलिए अगला जो सेक्शन है फ्रेंड्स आप लोगों का देख सकते हो, राष्ट्रीय घटनाक्रम के सारे क्वेश्चन को अब करने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले हम आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दें। बहुत सारे फ्रेंड्स का रहता है कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहें, हमें पूरा करंट अफेयर्स का बुकलेट कहाँ पे मिलेगा, बाकी सब्जेक्ट जो हम आपको यूट्यूब पे करवा रहे हैं या पेड बैच में करवा रहे हैं, तो वो सब क्लास कहाँ पे मिलेगा और कैसे मिलेगा। देखो मेरे भाई, हम आपके लिए 72 बीपीएससी के लिए कंप्लीट जो है बैच लेके आए हैं। पूरे तरीके से समर्पित यह बैच है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, और इस बैच का नाम ही है सिलेक्शन जो है ना 2.0 सीरीज है इसका नाम। टारगेट है 110 से 115 नंबर, और डायरेक्टली आता भी है ना, और आएगा भी यहीं से क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी है ना, इंडियन इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, साइंस एंड टेक, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स है ना, देख सकते हो, मैथ्स और रीजनिंग, ये सब सारे सेक्शन आपको करवाया जा रहा है मात्र। और ये ऑफर चल रहा है, तो इसका जो फी है फ्रेंड्स मात्र 999 है। तो और ये ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जो लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो आराम से कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा 7319924130, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करके भेजना होता है। पेमेंट फ्रेंड्स आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके आप इसी नंबर पर भेजेंगे, क्योंकि ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे नंबर, ये कॉलिंग नंबर भी है, पेमेंट का नंबर भी यही है ना, और व्हाट्सएप नंबर भी यही है। तो इस नंबर पे आप जैसे पेमेंट करके भेजिएगा, पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट करके, चूंकि ये व्हाट्सएप नंबर भी है तो उसका स्क्रीनशॉट करके आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, और साथ में अपना नाम लिख के उसके बाद हम आपको बैच में तुरंत जोड़ देंगे। कंप्लीट बैच है। और जो लोग मॉक टेस्ट में ज्वाइन करना चाहते हो, भाई आप देख सकते हो मात्र 499 में आपको 30 जो है पूरे तरीके से फुल लेंथ टेस्ट मिल रहा है। और आपके लिए वही लोग काम कर रहे हैं जो कंटेंट तैयार कर रहे हैं, सारी चीज़ें जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेलेक्टेड है और इस स्तर को तो कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छे नंबर से। और यही कारण होता है कि कंटेंट सर्वोत्तम है, तो आप आराम से आइए और जुड़ के पढ़ सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप इसी नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। यहाँ पे जो दिख रहा होगा नंबर 7319924130, इसी नंबर पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अगला जो सेक्शन है हम लोगों का करंट अफेयर्स का, वो है राष्ट्रीय घटनाक्रम के जितने भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि नोएडा जो कि यूपी में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और क्यों ध्यान रखना है यह भी बताऊंगा। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा कौन सा, तो ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट परियोजना जो लाया गया ना, उसके थ्रू ये बनाया गया, तो ये सभी में एक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, भारत की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना में से एक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसे उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसे उत्तर प्रदेश यूपी के जगह का नाम है, देख सकते हो, गौतम बुद्ध नगर जिले में विकसित किया जा रहा है। इसे पूछे जा सकते हैं यूपी में कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध नगर जिले में विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा भाई, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब, तो यहाँ पे ये पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा ऐसे क्वेश्चन, कि 28 मार्च 2025 को इसके पहले चरण का उद्घाटन किया गया है ना। तो कब किया गया, 28 मार्च 2026 को। यहाँ पे आप तस्वीर में भी देख पा रहे हैं, है ना, ये AI जनरेटेड है इमेज, ताकि भाई आपके माइंड में चीज़ें रहे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि 2027 तक कितना, तो 143 गीगावाट होगी भारत की अंतर क्षेत्रीय बिजली पारेषण की क्षमता। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन ये है कि भाई 18 मार्च है, यहाँ पे 18 मार्च है, तो इस लाइन को देखिएगा, 18 मार्च 2026 को भारत सरकार ने घोषणा की कि देश भर में बिजली के सुचारू प्रवाह के लिए अंतर क्षेत्रीय पारेषण क्षमता 2027 तक बढ़ाकर कितना, तो 143 गीगावाट की जाएगी। कब तक ये लक्ष्य रखा गया है, और ध्यान रखना 143 गीगावाट है ना, 143 गीगावाट 2027 तक। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन माइंड में रखिएगा। अगर मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं भारत का, है ना, तो भारत की वर्तमान स्थिति की बात करूं तो देख सकते हैं दिसंबर 2025 तक भारत की अंतर क्षेत्रीय पारेषण क्षमता लगभग कितना है, 120 गीगावाट
है ना, मतलब कि थी 2025 तक, है ना। और जो कि भविष्य का लक्ष्य क्या रखा है, 2032 तक क्या रखा है, तो आप देख सकते हो 168 गीगावाट तक रखा है। लेकिन 2027 तक क्या है भाई, तो ये 143 गीगावाट। तो ये तीनों डेटा थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। चलिए अगला करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि डाक विभाग ने 24 स्पीड पोस्ट सेवा शुरू किया है। कितने? 24। अब यहाँ पे जरा सा देख लो एक बार क्या कहता है ये, तो कह रहा है, एक मिनट, कि संचार मंत्रालय के तहत यहाँ पे देख सकते हैं डाक विभाग ने आकाशवाणी भवन से तत्काल पार्सल डिलीवरी के लिए कितना, तो 24 स्पीड पोस्ट सेवा शुरू का जो है शुभारंभ किया। ठीक है, उद्देश्य क्या है मेरे भाई, तो उद्देश्य यहाँ पे ये है कि यह सेवा महत्वपूर्ण दस्तावेजों और समय संवेदनशील पार्सल के लिए ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन गारंटीकृत डिलीवरी मतलब कि D+1 सुनिश्चित करती है ना। प्रारंभिक जो शहर है, स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कौन कौन से शहर को शामिल किया गया शुरू में, तो इसमें जो है 6 प्रमुख महानगरों में जो है शुरू किया जाएगा पहला चरण में। कौन कौन सा महानगर है, तो एक तो ध्यान रखना, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु है और हैदराबाद है। तो ये इस लाइन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा माइंड में आप लोग रखिएगा। अब देखो ऐसे डेटा से प्रश्न पूछता है भर भर के एग्जाम में आजकल, है ना। देखो भारत की बेरोजगारी दर फरवरी 2026 में घटकर कितना हो गया है, तो कह रहा है ये रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट कौन जारी किया है, तो NSO के द्वारा किया गया है रिपोर्ट जारी, ठीक है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। तो कह रहा है कि 2026 में घटकर अब जो है, पहले 5% था, अब घटकर 4.9% हुई है। ठीक है, अब क्या है डेटा थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो कह रहा है कि 16 मार्च 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा जो है द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए कह रहा है कि बेरोजगारी दर जो है फरवरी 2026 में घटकर कितना हो गया है, तो ये हो गया है, आप देख पा रहे हो 4.9% हो गया है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम लोग काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ डेटा आपको ध्यान रखना है, कह रहे हैं यहाँ पे, चूंकि शहरी और ग्रामीण आंकड़े दोनों तो देखना है, और आपके पेपर में जब स्टेटमेंट दे के क्वेश्चन पूछेगा तब ये डेटा देता है। ठीक है ना, और पूछे ही जाते हैं। तो देखो भाई, शहरी बेरोजगारी दर की बात कर लो तो जनवरी के जो है कितने, तो 6.7% से गिरकर जनवरी के महीने में अब कितना हो गया है, 6.6% हो गया है। जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर कितना, तो 4.2 पर स्थिर रही है। ठीक है ना। महिला की बात कर लूँ, महिला बेरोजगारी, तो महिला बेरोजगारी दर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। कह रहा है कि जो 5.6% से घटकर अब जो है 5.1% हो गई है ना। और शहरी क्षेत्र में आप देख सकते हो 9.8 से महिला में 8.7 हो गया है। ठीक है ना। श्रम बल भागीदारी की बात करें तो फरवरी 2026 में ये कितना है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो 55.9% पर अपरिवर्तित रही है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये डेटा है। 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिएगा, माइंड में परमानेंटली सेट हो जाएगा और पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे देखिएगा एक सम्मेलन होता है भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन, और ये कहाँ पे हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे, है ना, तो भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में ये प्रस्तावित किया गया। तो भारत सरकार का इस्पात मंत्रालय नई दिल्ली में 2 दिवसीय भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह जो है तैयार है और किया भी गया है। ठीक है ना। कब हुआ है भाई, 16 से 17 अप्रैल, 2 दिवसीय था ये, है ना, 16 और 17 को। स्थान पूछा जाए कहाँ पे हुआ है, तो यह स्थान ध्यान रखना, तो स्थान की बात कर लेते हैं, भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। आयोजक कौन थे भाई इसका, तो इस्पात मंत्रालय भारत सरकार। मुख्य लक्ष्य क्या था इसका, तो आप सबको पता है कि भारत को वैश्विक इस्पात केंद्र बनाना और ग्रीन स्टील पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद को बढ़ावा देना, है ना। खास बात इसका मैं बात कर लूँ तो इसमें 15+ देशों के दिग्गज नीति निर्माता और निवेशक आधुनिक तकनीक जैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सप्लाई चेन पर चर्चा यहाँ पे किया गया है ना। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देख सकते हो तस्वीर भी लगा दिया हूँ। तो 2-3 बार आप क्या करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थोरियम से 2047 तक कितना, तो 100 गीगावाट ऊर्जा जो है लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता। ये इस लाइन से भी डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई भारत की बात कर लो तो थोरियम से कितना गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है भारत ने 2047 तक, तो 100 गीगावाट। देखो एक लाइन से 3-4 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, मैं लिख भी दिया हूँ, भारत का 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल करने के लिए थोरियम आधारित ईंधन चक्र अनिवार्य है। अब देखो जरा सा इस लाइन को देखिएगा, तो भारत में यूरेनियम कम है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा।
है ना। और ऊर्जा संरक्षण के लिए इसका उपयोग जरूरी है, जो आप तस्वीर में भी यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये दो आंकड़ा थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा यहीं से। देखो भाई, अगर आप मैगजीन पढ़ने जाओगे ना, तो मैगजीन में हो सकता है कि चीज़ें आपको समझ में ना आए, लेकिन हम आप लोगों के लिए इतना आसान करके दिए हैं ना, आसान शब्दों में कर देते हैं ना, ताकि आप चीज़ों को आराम से समझ लें। इसलिए प्रिंट आउट करवा के अपने पास सभी लोग रख लीजिएगा। बार बार बोलता हूँ, एक बार वीडियो देखिएगा, एक बार वीडियो से नहीं काम चलेगा, वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार देख लीजिए, और PDF को 7 से 8 बार रिवीजन कर लो, बस सट जाएगा परमानेंटली आपके माइंड में करंट अफेयर्स। अब एक बंदर का बहुत ही अभी चर्चा में था, इसका नाम है, यहाँ पे आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ज्वालादीने बंदरगाह, जो कि दुनिया के पहले स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण और प्रणाली केंद्र की नींव रखी गई है यहाँ पे। अब ये है कहाँ पे, तो भाई ये जगह का नाम ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या है जरा सा देखिएगा। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि भारत का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण केंद्र कहाँ है, तो ये जो आप देख सकते हो ज्वालादीने, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगर मैप देखोगे तो आप सबको, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी बहुत कायदे से पढ़ा है, ठीक है, तो माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। तो ये डेट पूछे जा सकते हैं। 12 मार्च 2026 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित ज्वालादीने बंदरगाह पर दुनिया के पहले स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण प्रणाली केंद्र की नींव रखी गई है, ठीक है। अब ये क्या है भाई, थोड़ा सा एक बार देख लो, जरूरी है। तो कह रहा है कि भारत का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण केंद्र है, कौन सा, तो ये ज्वालादीने है ना, ज्वालादीने बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में है ना। देखो एक करंट अफेयर से 5 6 करंट अफेयर यहाँ से बन सकता है ना, एक क्वेश्चन से। स्थान तो आप सबको पता ही है, मैं बता ही दिया हूँ स्थान, ठीक है। स्थान कौन सा है मेरे भाई, तो ज्वालादीने नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखो अलग करके लिख दिया हूँ ताकि चीज़ें माइंड में रहे। किसने बनाया, तो देखो अब ये पूछे जा सकते हैं, तो माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। तो मुंबई की रक्षा कंपनी सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा, ठीक है ना। खासियत इसका क्या है मेरे भाई, तो खासियत ये है, यहाँ बिना चालक वाले जहाज, समुद्री रोबोट और AI आधारित नेविगेशन सिस्टम बनाए जाएंगे। सुविधा जाहिर सी बात है, आप सबको पता है। तो 29.58 एकड़ में फैला यह केंद्र सीधे समुद्र से जुड़ा है, जिससे परीक्षण और निर्माण में आसानी होगी। तो ये कितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, देख सकते हो मेरे भाई। तो मल्टीपल टाइम रिविजन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है। टीवी न्यूज चैनलों के लिए TRP 4 सप्ताह के लिए निलंबित, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है कि 6 मार्च 2026 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पूछे जा सकते हैं कि भाई इसका फुल फॉर्म, क्योंकि अभी न्यूज़ में था इसलिए BARC का फुल फॉर्म क्या होता है माइंड में रखिएगा थोड़ा सा, है ना। को जो है टीवी न्यूज़ चैनलों की TRP रिपोर्टिंग 4 सप्ताह के लिए निलंबित करने का निर्देश दिया था। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, चलो लिख दिया हूँ। और नहीं देते तो आप बोलते सर इस मैगजीन में है तो आपने नहीं दिया, प्रत्युत्तर तत्पर में था आपने नहीं दिया, इसलिए मैं ले लिया हूँ। और ये तस्वीर भी इसलिए लगा देता हूँ ना, ताकि आपका नज़र भी जाए कि हाँ ये भी हम पढ़े हैं, एग्जाम हॉल में याद आता है। अब ये तो थोड़ा सा इसका शुभंकर तो आपको ध्यान रखना ही है। प्रगति का मतलब ये महिला के नाम से जोड़ा जा रहा है, और विकास का मतलब पुरुष के नाम से, है ना। ये शुभंकर है, ठीक है ना। इस बार का चर्चा करेंगे तो ये ध्यान रखना कि जनगणना 2027 हेतु शुभंकर, प्रगति और विकास, ये 2 शुभंकर है, इससे शुरू हो रहा है कहानी। अब क्या करें कि 5 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्री, है ना, गृह मंत्री है अमित शाह ने नई दिल्ली में, कहाँ पे, तो नई दिल्ली में आप देखेंगे तो जनगणना 2027 के लिए डिजिटल टूल, है ना, डिजिटल टूल्स और आधिकारिक शुभंकर, प्रगति जो महिला है को संबोधित करते हैं, और विकास पुरुष का अनावरण किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा इसका ना। वो शुभंकर पूछे जा सकते हैं, कब से शुरू किया गया, अब डेट भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब इनकी लॉन्च की बात कर लो भाई, तो ये 5 मार्च 2026 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में शुरू किया गया। शुभंकर की बात कर ले तो प्रगति महिला और विकास पुरुष। खासियत इसका यह है, यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसका फीचर की बात कर ले, नया फीचर इसमें क्या है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो भाई नया फीचर ये है कि पहली बार जातिगत डेटा भी जुटाया जाएगा। देखो वो सारे पॉइंट्स लिख दिया हूँ आपके लिए। डिजिटल टूल्स की बात कर ले फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिजिटल टूल्स की बात कर ले, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें तो डेटा संग्रह के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का यूज किया जाएगा, वेब पोर्टल का, सैटेलाइट मैपिंग, ये सब का यूज होगा। विकल्प की बात कर ले जरा सा देखिएगा, तो नागरिकों के लिए स्व गणना की भी सुविधा है। समय रेखा की बात कर ले भाई मेरे भाई, यहाँ पे देख सकते हो तो हाउस लिस्टिंग, है ना, समय रेखा हाउस लिस्टिंग अप्रैल से सितंबर 2026 में, और मुख्य गणना जो होगी फरवरी 2027 में। तो ये पूछे जा सकते हैं, ये लाइन भी वैसा ही नहीं लिखा हूँ, और मुख्य गणना फरवरी 2027 में, तो ये डेटा ध्यान रखना। चलो बाकी चीज़ें, अगर कोई चीज़ें इनके छूट जाता है तो जब हम आपको MCQ सीरीज करवाएंगे तो वहाँ पे तो कवर कर ही देंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन अब एक भी नहीं छूटेगा। 71वीं BPSC में भी एक को क्वेश्चन नहीं छूटा था, दरोगा में भी एक को क्वेश्चन नहीं छूटा था। अभी आप देखेंगे तो इसका जो पेपर हुआ था AGO का, हालांकि पेपर कैंसिल हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन नहीं छूटा था, 72 में भी नहीं छूटेगा, बशर्ते जो लोग
पूरा कर लेते हैं उनका तो नहीं छूटेगा, तो भाई पूरा कर लीजिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 11वां राइसीन डायलॉग है ना दिल्ली में संपन्न हुआ, क्योंकि ये 2016 से दिल्ली में ही मनाया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। देखो मेरे भाई 2 मार्च 2026 को पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 11वां राइसीन डायलॉग का संपन्न कहाँ पे हुआ, तो ध्यान रखिएगा ये नई दिल्ली में 2016 से ही हो रहा है प्रत्येक साल। अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो भू राजनीतिक, भू अर्थव्यवस्था पर जो है भारत की जो है प्रमुख सम्मेलन 11वें राइसीन डायलॉग सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस बार का थीम पूछे जा सकते हैं, देखो संस्कार, इस बार का जो थीम था संस्कार, अभिकथन, है ना, सामंजस्य और उन्नति, इस बार का थीम है, वर्ड लीजिएगा। अब कहिएगा सर ठीक है, इसका उद्घाटन कौन किया, जो आप देख पा रहे हो, है ना, तो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मुख्य अतिथि जो थे इस बार का 2026 का, तो फिनलैंड के राष्ट्रपति, इसका नाम क्या है भाई, जरा सा देख लो, तो डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टॉब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टॉब थे जिन्होंने उद्घाटन सत्र को जो है यहाँ पे संबोधित किया है ना, जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति है। ठीक है, उद्घाटन तो जाहिर सी बात है हमारे पीएम के द्वारा किया गया, लेकिन संबोधित जो है इन्होंने किया है फिनलैंड के राष्ट्रपति। प्रतिभागी की बात कर लो तो ये 110 से अधिक देशों के जो है कितना, तो 2500 से अधिक प्रतिनिधियों ने, जिसमें मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, सैन्य कमांडर, उद्योगपति इसमें शामिल हुए थे। तो ये पूछे जा सकते हैं, ये दोनों डेटा माइंड में रखिएगा। मुख्य फोकस क्या था मेरे भाई, तो हिंद महासागर का जो है भविष्य, तकनीकी नवाचार, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक शासन पर चर्चा इन्होंने किया। विशेष क्या है, तो रायसीना विज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट है, और रायसीना विज्ञान कूटनीति पहल, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SDI कहते हैं, का शुभारंभ किया गया। और मैं आपको बता दूं यह जो है 2016 से प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित होने वाला एक बहुपक्षीय सम्मेलन है ना, रायसीना। तो कब से शुरू हुआ है आपने कहानी भी देख लिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, है ना, आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि डिवॉन द्वीप, अभी ये डिवॉन द्वीप चर्चा में था इसलिए महत्वपूर्ण है। देखो मेरे भाई 11 मार्च 2026 को वैज्ञानिकों ने कनाडा के नूनावुत स्थित, कनाडा में एक जगह है नूनावुत स्थित, है ना, नूनावुत स्थित कौन सा, तो ये डिवॉन द्वीप को मंगल ग्रह पर मानव जीवन की संभावनाओं के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया, जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा, है ना। इसकी समानता की बात कर ले तो दुनिया का सबसे बड़ा ये निर्जन द्वीप है ना, कौन सा, तो डेवॉन, है ना, डिवॉन द्वीप यह है कहाँ पे, कनाडा में, ठीक है, जहाँ बंजर भूमि, अत्यधिक ठंड, उसके बाद यहाँ पे अलगाव मंगल ग्रह की स्थितियों के समान यहाँ पे इस द्वीप पे है ना, और ये कहाँ पे है, तो कनाडा में है, ये देख सकते हो, मंगल ग्रह पे जैसा स्थिति है ना, कहा जा रहा है कि इस द्वीप पे ऐसा स्थिति है, इसलिए ये चर्चा में है। तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आप देखेगा, एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये ट्रांसजेंडर पर्सनल संशोधन विधेयक 2026, ये क्या कहता है, अभी जो कि चर्चा में था, तो 25 मार्च 2026 को राज्यसभा ने ट्रांसजेंडर पर्सनल संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया है, बस इतना ध्यान रखना, जिसके बाद यह संसद में पारित भी हो गया है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसजेंडर पर्सनल अधिनियम 2019 जो लाया गया था, इसमें कुछ प्रावधान था, देखिएगा तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की लिंग पहचान का अधिकार, कल्याण योजनाएं, भेदभाव निषेध और अपराधों पर सजा का प्रावधान करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026, और ये विधेयक क्या कहता है कि 23 मार्च 2026 को वित्त मंत्री ने लोकसभा में कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है, जिसे 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव किया गया है। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, क्योंकि ये न्यूज़ में था तो माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जन विश्वास विधेयक 2025 वापस लिया गया है, और ये भी पूछे जा सकते हैं कब लिया गया है ना, तो 2025 में। तो केंद्र सरकार ने परवर समिति की सिफारिशों को शामिल करने के लिए लोकसभा से जो है जन विश्वास विधेयक 2025 वापस लिया अभी हाल ही में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी उम्र के बच्चों को गोद लेने पर भी मिलेगा 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश, देख सकते हो, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी उम्र के बच्चों को गोद लेने पर 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिए जाने का निर्णय दिया है। और न्यायमूर्ति कौन थे यहाँ पे, तो JB जो है पारदीवाला और दूसरे जो थे R महादेवन की पीठ ने यह निर्णय दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये पॉलिटी वाला सेक्शन का क्वेश्चन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ना। करंट अफेयर्स में जो पॉलिटी वाला सेक्शन रहता है ना, तो वो भी मैं करवा ही देता हूँ कहीं पे, ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। और ये विजन IAS में आपको दिख जाएगा। कुछ लोग पूछते हैं सर विजन IAS का इसमें रहता है कंपैरिजन, भाई सब रहता है, इसलिए तो बोल रहा हूँ। विजन IAS का जो मैगजीन होता है ना, उसका भी कंपैरिजन इसमें रहता है, क्रॉनिकल का रहता है, प्रतियोगिता दर्पण का रहता है, तो सब एक जगह आपको सान बटोर के दे देता हूँ, और यही कारण है कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, इसको कर लो। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके सामने कह रहा है कि कृषि नीति में जो है संतुलन हेतु सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप, ये क्या कहता है, तो 16 मार्च 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कृषि नीतिगत ढांचे पर पुनर्विचार करने और फसल विविधीकरण के लिए बेहतर प्रोत्साहन विकसित करने का निर्देश दिया। अभी आपने कुछ दिन पहले एक देखा था इच्छा मृत्यु के लिए कि भाई सोशल मीडिया पर वही चल रहा था, है ना,
और एक शख्स का नाम भी आपको याद होगा, हरीश राणा। तो फाइनली आप सबको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने वो वापस ले लिया था इच्छा मृत्यु को, लेकिन यहाँ पे जो निर्णय दिया गया था, तो आप यही चीज़ है, देख सकते हो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है पेशिव यूथेनेशिया की अनुमति। अब देखो यहाँ पे 11 मार्च 2026 को भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय ने हरीश राणा पेशिव यूथेनेशिया मामले में कृत्रिम लाइफ सपोर्ट वापस लेने की अनुमति दी, और जो एंड ऑफ लाइफ नियमों में एक महत्वपूर्ण कदम है, तो वापस लिया गया है। आप सबको पता होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, तो निर्णय की बात कर ले तो न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और यहाँ पे न्यायमूर्ति जो दूसरा थे KV विश्वनाथन की पीठ ने जो है एम्स को मेडिकल दिशा निर्देश के तहत, है ना, लाइफ सपोर्ट हटाने का निर्देश दिया है। तो ठीक है, तो ये वापस ले लिया गया है, और ये चर्चा में था कुछ दिन पहले, तो आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है, अब एक निर्णय और दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2026 में, और देखो तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इस लाइन को जरा सा देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर के मापदंड को स्पष्ट ये किया है, जरा सा देखिएगा। तो कह रहा है कि 11 मार्च 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि OBC आरक्षण प्रणाली में क्रीमी लेयर की स्थिति निर्धारित करने के लिए केवल माता पिता की आय एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता। अगर जो व्यक्ति दूसरे जॉब के लिए अप्लाई करता है, पहले से कोई जॉब में है, अगर उस श्रेणी में वो आता है, वो जो मापदंड है 8 लाख वाला, तो ऊपर भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, वही कह रहा है। तो अन्य कारक क्या है, अधिकारियों को रोजगार की प्रकृति, माता पिता की सामाजिक स्थिति और पद जैसे कारकों को भी शामिल करना चाहिए। वर्तमान स्थिति की बात कर ले तो वर्तमान में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए भाई आय सीमा 8 लाख रुपया रखा गया प्रति वर्ष, ठीक है ना। अगर इतना इनकम है तो आप क्रीमी लेयर में आते हो, नॉन क्रीमी लेयर में नहीं, ठीक है। इसका पृष्ठभूमि थोड़ा सा देख लो, पूछे जा सकते हैं, ये न्यूज़ में है तो इसलिए तो पूछे जा सकते हैं। क्रीमी लेयर की अवधारणा की बात कर ले, क्रीमी लेयर की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1992 के ऐतिहासिक इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ फैसले में पेश की थी। और ये पूछे जा सकते हैं ना, ये वाला इंदिरा सहनी बनाम कौन सा केस इससे संबंधित है और कब लाया गया था, ये भी अगला प्रश्न है। अब देखो भाई, ये जो आप लाइनें देखोगे तो आपको उटपटांग लगेगा, लेकिन उटपटांग लाइन नहीं है, ये ध्यान थोड़ा सा रखिएगा। इस लाइन में बहुत कुछ छिपा हुआ है, ठीक है ना। इस लाइन में क्या है कि प्रॉक्सी सरपंच को ना कहे अभियान, मतलब कि प्रॉक्सी सरपंच को ना कहे अभियान ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज व्यवस्था की शुद्धता के लिए चलाया गया एक महत्वपूर्ण ये कदम है। इसका उद्देश्य है सरपंच पति या प्रॉक्सी कल्चर को खत्म करना है। तो ये बेसिक सा पॉइंट थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आप देखोगे तो यह अभियान 18 मार्च 2026 तक चलेगा, और इसका उद्देश्य है सरपंच पति प्रथा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है आपके सामने यहाँ पे कि हैप्पी विमेंस पे अभियान, ये क्या है थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, है ना, जो कि ये यहाँ पे देखेंगे तो जेनरली सेंट्रल इंश्योरेंस, है ना, ने लैंगिक वेतन समानता को बढ़ावा देने के लिए हैप्पी विमेंस पे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हैप्पी विमेंस पे अभियान शुरू किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, ये न्यूज़ में था। उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि कार्यस्थल पर समान वेतन और लैंगिक समानता को एक जो है बुनियादी अधिकार के रूप में स्थापित करना है। और आर्टिकल 39 आप सबको पता है, समान कार्य हेतु समान वेतन के लिए प्रावधान करता है। और DPSP का हिस्सा है जो अनुच्छेद, ये बेसिक सा क्वेश्चन है यहाँ पे, DPSP का हिस्सा है जो अनुच्छेद 14, 15, 16 संग मिलकर जो है कार्यस्थल पर लैंगिक न्याय सुनिश्चित करता है। बेसिक सा माइंड रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, देखो भाई अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, जो कि अस्मित सोनियन और उनके परिवार ने 3 जो है एकदम प्राचीन मूर्ति अब भारत सरकार को सौंपेंगे, चूँकि उन्होंने अपने कलेक्शन में जो है ना क्या क्या इकट्ठा किए थे। अब थोड़ा सा इसके पीछे का कहानी मैं बता देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान रहे। यहाँ पे तो शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दिया हूँ। देखो, हाल ही में भारतीय कला और संस्कृति के संरक्षण की दिशा में एक बड़ी खबर सामने आया है। यह मामला अस्मित सोनियन और उनके परिवार द्वारा भारत की सांस्कृतिक विरासत को वापस करने से जुड़ा है, ठीक है। अब ये पूरा मामला क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के परोपकारी अस्मित सोनियन है ना, अस्मित सोनियन या अस्मित सोनिया भी कई जगह आपको दिखेगा, तो भाई एक ही नाम है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अस्मित सोनिया और उनके परिवार ने अपने निजी संग्रह से 3 जो है प्राचीन भारतीय, दोबारा सुनिए, 3 प्राचीन भारतीय मूर्तियां भारत सरकार को वापस करने का निर्णय लिया है, ठीक है। अब ये 3 मूर्ति कौन कौन सा है, एक तो नटराज की जो मूर्ति है वो है, नटराज की मूर्ति मैं लिखूंगा नहीं, लंबा वीडियो हो जाएगा। नटराज की मूर्ति है। दूसरा है नटराज की मूर्ति मतलब भगवान शिव, समझ सकते हो ना, भगवान शिव के तांडव स्वरूप की जो है एक दुर्लभ काष्ठ की प्रतिमा है ये। और दूसरा जो है विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति, जो कि मध्यकालीन भारत
के समय में ये पत्थर से बनी एक सुंदर कलाकृतियाँ हैं। और तीसरा है बुद्ध की प्रतिमा, जो कि कुषाण या गुप्त काल के दौरान की मूर्ति जो है माना जा रहा है। तो ये भारत सरकार को ये वापस करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे 28 मार्च 2026 को स्मिथसोनियन के जो है नेशनल म्यूजियम ऑफ जो है एशियन आर्ट ने पुष्टि की है कि तमिलनाडु के मंदिर से अवैध रूप से हटाई गई 3 प्राचीन धातु मूर्तियां भारत को वापस जाएगी, ठीक है ना। तो ये कब कब का है मैं आपको बता दिया। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन देख लो, कहानी जरूरी है सुनना, ताकि ये माइंड बनाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को ना आप बार बार देखिए, क्योंकि ये भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सबको ये पता होना चाहिए कि भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 भारत की जनजातीय संस्कृति, कला और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आयोजित जो है एक विशाल राष्ट्रीय उत्सव है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। तो 18 मार्च 2026 को नई दिल्ली के जो है सुंदर नर्सरी है ना में जनजातीय कार्य मंत्रालय और जो है ट्राइफेड के सहयोग से भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का शुभारंभ किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डीट पूछे जा सकते हैं और कहाँ किया गया। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ की स्थापना 1987 में किया गया था। ये भी पूछे जा सकते हैं। आप जो आपके पेपर में जैसे ही एक स्टैटिक वाला सेक्शन आता है तो बोलते हो ना सर ये कहाँ से आ गया, भाई यहीं से आ जाता है, ये डेटा जोड़ के पूछ लेता है ना। तो देखो ये और रहता तो करंट अफेयर्स का डेटा, वहाँ से चूंकि ये न्यूज़ में था तो पूछ लिया है ना, तो गलती मत करिएगा। क्योंकि ये तेलंगाना की मामला है तो थोड़ा सा तेलंगाना की मामला माइंड में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या है कि वीरप्पा मंदिर के पास प्राचीन पेट्रोगिल्पस की खोज। देखो ये कहानी है 17 मार्च 2026 को शोधकर्ताओं ने तेलंगाना के मंचीरेवुला में वीरप्पा मंदिर, आप सबको पता है कि मंदिर का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो वीरप्पा मंदिर के पास एक जो है रॉक शेल्टर के अंदर 2 प्राचीन है ना पेट्रोगिल्पस की खोज की है ना। तो ये पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में ये कहाँ किया गया और किस राज्य से संबंधित है, पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो कि अमेरिका इजराइल बमबारी के बीच ईरान के विरासत स्थल को क्षति है ना। तो ये तो जाहिर सी बात है हुआ ही है। तो देखो मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो 12 मार्च 2026 को आई रिपोर्ट के अनुसार ईरान के कई ऐतिहासिक स्मारक और यूनेस्को सूचीबद्ध स्थलों को हाल के सैन्य हमलों के कारण जो है नुकसान पहुंचा है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो भाई एक मकबरा यहाँ पे खोजा गया है, ये इटली में है। मकबरा का नाम है यहाँ पे एट्रस्किन मकबरा है ना, एट्रस्किन मकबरा तुर्की में है। यहाँ से ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। तो ये कहाँ पे खोजा गया है, ये 2600 वर्ष पुराना है और ये तुर्की में बोल रहा हूँ, इटली में है, इटली में पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा माइंड में रखिएगा ये कहाँ पे खोजा गया है। एट्रस्किन जैसे नाम सुनना ना, ये कहाँ पे खोजा गया तो ये पूछा जाएगा, ये इटली में है ना, तो माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है, अब एक डांस बड़ी चर्चा में रहता है, आप सबको पता होना चाहिए, लेजिम डांस है ना। आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन में प्रश्न आता है, लेजिम डांस का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। देखो भाई 8 मार्च 2026 को महाराष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस गिव टू गेन थीम के तहत मनाया गया। अब पूछे जा सकते कौन से थीम के तहत, गिव टू गेन थीम के तहत मनाया गया, जिसमें जो है डोंबिवली में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना बनाया गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो मेरे भाई अभी ये मिजोरम में ना, मिजोरम का वसंत उत्सव चापरकूट, कूट का मतलब यहाँ पे उत्सव से है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये अभी चर्चा में था, माइंड में रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। तो 6 मार्च 2026 को मिजोरम में मुख्य वसंत उत्सव चापरकूट का आयोजन किया गया। तो पूछे जा सकते हैं, ये चापरकूट एक उत्सव है मिजोरम में मनाया गया ना। कूट का मतलब होता है उत्सव, मैं बार बार कह रहा हूँ। सांस्कृतिक महत्व इसका क्या है मेरे भाई, तो देख सकते हैं यह उत्सव हर साल मार्च में जो है जूम की खेती जब होता है ना, जूम की खेती नहीं, जूम की सफाई के बाद जो है मनाया जाता है, जो वसंत के आगमन का प्रतीक होता है, मार्च के महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि कुरुम्बा पेंटिंग अभी चर्चा में है। देखो ये आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है, 2-3 क्वेश्चन आता है इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो हाल ही में नीलगिरी के आदिवासी कलाकार कृष्ण राघवन, इसका उपनाम है किटना, को जो है मरणोपरांत ना पद्मश्री होना चाहिए, इसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया ना, यहाँ पे पद्म लिख लेना, ठीक है, इसे सही कर लेना, इसे पद्मश्री पुरस्कार 2026 में दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसका प्रसिद्ध नाम किटना है, तो पूछे जा सकते हैं। कला के रूप की बात करें तो देखो किटना की बात करें, किटना जो है आलू कुरुम्बा आदिवासी समुदाय से थे, है ना, जिसका नाम देखो किटना, हालांकि शॉर्ट फॉर्म नाम है, इसका टाइटल है, मेन नाम है कृष्ण राघवन है ना, उपनाम था किटना। तो ये आलू कुरुम्बा आदिवासी समुदाय से थे और 3000 साल पुरानी है ना कुरुम्बा पेंटिंग के संरक्षण के लिए समर्पित थे ये, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये अभी थोड़ा सा न्यूज़ में था, ध्यान रखिएगा। ट्राइब्स आर्ट फेस्ट
2026, क्योंकि ये दिल्ली में मनाया गया, इसका आयोजन किया गया 3 से 13 मार्च 2026 तक जो है नई दिल्ली में जो है ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 का आयोजन हुआ। ठीक है, अब देखो एक और जनजाति चर्चा में था, इरूला जनजाति है ना। इरूला जनजाति ने मनाया मासी मागम पर्व, है ना, मासी मागम पर्व। देखिए 3 मार्च 2026 को भारत के सबसे पुराने स्वदेशी समुदाय में से एक जो है इरूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। इरूला जनजाति ने तमिल कैलेंडर का पवित्र दिन, जिसका नाम है यहाँ पे देख सकते हो समासी मागम, मनाया। निवास की बात कर ले तो यह जो है, यह लोग द्रविडियन जातीय समूह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों, तमिलनाडु और केरल वाला क्षेत्र में रहता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हम लोग क्या करेंगे ना, इसे हम लोग दो पार्ट में करेंगे पूरा इस करंट अफेयर्स को, 2 या 3 पार्ट में। तो मैं कोशिश करूंगा एक पार्ट और दूं तो कंप्लीट करवा दूंगा उसमें, ठीक है। तो आर्थिक घटनाक्रम से आगे जो है ना हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सेक्शन हम लोग करने वाले हैं 1 to 1। और मैं पुनः करा, कुछ लोग बोल रहे थे सर पिछले वाला जो छूट गया है भाई, सब आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे भी। हाँ, लेकिन कंप्लीट जो बुकलेट है मेरे भाई, कुछ लोग बोल रहे थे सर बुकलेट दीजिए, तो बुकलेट का बहुत ही नॉमिनल फी है, मैं आपको बता चुका हूँ, इतना कम फी कि मार्केट में आपको बुक भी नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो 12 महीना का लेते हो ना मैगजीन, आप एगो मैगजीन को भी खरीदिए तो आप 150 रुपये के हिसाब से खरीदिए, तो 12 महीने में कितना हो गया। हम आपको क्या कर दे रहे हैं, मात्र 53 लाइन में 12 महीने का नहीं बल्कि 15 महीने का मैगजीन दे रहे हैं, है ना। और देखो मार्केट वाला इतने डायग्रामिकली थोड़ी नहीं मिलेगा और साधारण शब्दों में करके नहीं देगा, हम आपको दे रहे हैं सब कुछ, और सारे सब्जेक्ट का आपको क्लास मिल रहा है मात्र 53 लाइन में, समझ रहे हो। तो अब क्या चाहिए, और ये ऑफर सीमित समय के लिए है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये मंथली वाला जो बुकलेट है करंट अफेयर्स का, ये भी आपको मिल जाएगा इसी। और ध्यान दें, यह ऑफर सीमित समय के लिए ही है। तो जो लोग भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो 72 BBSC के लिए, आपको सब कुछ मिल रहा है। मैं पुनः बता दे रहा हूँ, इसका फी मात्र 53 है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं इसी नंबर पर पेमेंट करके भेजिएगा, आपको उसका स्क्रीनशॉट करके चूंकि व्हाट्सएप पे कर देना है पेमेंट करने के बाद, और साथ में नाम लिख के भेज दीजिएगा, तो हम आपको तुरंत बैच में जोड़ देंगे और क्लास शुरू है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मॉक टेस्ट जो चल रहा था ये कंटिन्यू सब कुछ अब आपको चलेगा, बस जितना दिया जा रहा है करते जाइए, इस बार एग्जाम आपका नहीं रुकेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।